बी के लिए भी आपका जेस में पूछ सकता है ये लिख, लेकिन मेंस के लिए तो अच्छे से तैयार करिए और प्रयास करिए कि जब लिखवा दिया जाए तो इसको भाई जाकर कुछ घर पर भी पढ़िए आपका, क्योंकि इसी पेपर पे लोग कम नंबर पाते हैं जो शुरू किया गया। मैं बता देखिए आपका बेरट की भाषा समझिए। पहले कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा। अनर्ह का मतलब कि अयोग्य होगा, ना है तो उसको लिख लेना है। अयोग्य होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। तो तब कोई व्यक्ति अयोग्य होगा, यानी कि ये जो धारा है ये केवल प्रधान की अयोग्यता की बात नहीं करती, बल्कि जो मेंबर होते हैं वह मेंबर भी कब अयोग्य होंगे इसकी भी बात करती है। यानी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और ग्राम प्रधान चुने जाने के लिए आपका और सदस्य होने के लिए कब अयोग्य होगा, इस बात का वर्णन सेक्शन 5A में किया गया। यहाँ जो पहला क्वेश्चन बनता है कि चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए, इसका मतलब जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर या प्रधान के चुनाव लड़ने के पहले अगर ये अयोग्यता है पर्चा दाखिल करते समय, तब भी अयोग्य माना जाएगा। और अगर प्रधान या मेंबर चुन लिया गया और उसके बाद वह इन अयोग्यताओं से ग्रसित हो गया, तब भी उसे अयोग्य माना जाएगा। यानी कि चुनाव जीतने के पूर्व की भी अयोग्यता है और चुनाव जीतने के बाद। ये पहला नियम याद रखना है, यही शब्द पकड़ना है। सदस्य चुने जाने के लिए अभी चुना नहीं गया है, बल्कि अभी पर्चा दाखिल करेगा प्रधानी का। और सदस्य होने के लिए यानी कि सदस्य बन गया और ये अयोग्यताएं उसमें आ गई, तो वह न तो अब प्रधान रहेगा और न ही मेंबर रहेगा। तो धारा 5A केवल प्रधान के लिए लागू होगी कि सदस्य के लिए कि दोनों के लिए। तो आपका क्या जवाब रहेगा? बेरेट क्या लिखता है? दोनों के दोनों। तो चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद की दोनों अयोग्यता, दोनों, ये याद रखिए। अब आइए कौन कौन अयोग्यता है जिसके आधार पर आपका ये अयोग्य होगा, वही लिख दिया गया है और वही लिस्ट आपको मेंस के लिए याद करना। देखिए 10-15 लिस्ट है। देखिए पहला, वह राज्य विधान मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, पहला हम चल रहे हैं भाई ए, वह राज्य विधान मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो, अयोग्य हो या निररहित। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राम प्रधान विधानमंडल के चुनाव के लिए कुछ नियम बने हैं और अगर उन नियम जो बने हैं और उन नियमों में अयोग्यता दी गई है, अगर कोई व्यक्ति उन अयोग्यताओं से ग्रसित है तो वह ग्राम प्रधान और मेंबर का न तो चुनाव लड़ेगा और न ही आपका अगर जीत भी गया तो इस आधार पर उसे हटाया जा सकता है कि यह चुनाव लड़ते समय क्या था, अयोग्य था, या बाद में क्या हो गया। लेकिन एज का मामला आपको देखना है। आपका विधानसभा के लिए एज कम से कम 25 साल है, लेकिन आपका इसीलिए परंतु लगाया गया है और परंतु बता देता है कि एज का जहाँ तक मामला है, एज के मामले में 25 वर्ष यहाँ नहीं गिना जाएगा, बल्कि कितना वर्ष गिना जाएगा? 21। देखिए परंतु भाई, प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। देखिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो एज है कम से कम वह 25 वर्ष, वह कम से कम क्या कर चुका हो, यानी कि 25 या उससे ऊपर हो।
लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए या मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए एज में अंतर है। प्रधानी का चुनाव के लिए कम से कम कितना एज हो चुकी हो, 21। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अन्य अयोग्यताएं तो आपका जो विधान माने आपका मंडल के सदस्य होने के लिए जो अयोग्यता है वो तो रहेगी, लेकिन एज में अंतर आएगा। एज वहाँ 25 साल है कम से कम, लेकिन एज यहाँ कम कर दी गई है प्रतिबंध लगाकर, और आपका परंतुक द्वारा और कम से कम कितना पूरी कर चुका हो, 21। तो वह प्रधान का और आपका कह सकते हैं प्रधान का भी चुनाव लड़ सकेगा और सदस्य का भी। अब समस्या देखिए यही आएगी, अगर कोई 21 वर्ष से कम का व्यक्ति अगर प्रधानी का चुनाव लड़ता है या प्रधानी का चुनाव जीत जाता है तो वह योग्य होगा कि अयोग्य होगा? वह आपका जवाब रहेगा अयोग्य होगा, और नियत अधिकारी के समक्ष यानी कि प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर के समक्ष आवेदन देकर उसके चुनाव को रद्द करवाया जा सकता है। यानी कि उसे प्रधान पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तब जब एज ही कम हो। ये पहला भाई पहला याद रखिएगा। देखिए बी क्या कहता है, वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सेवक। वैतनिक सेवक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ता है या ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ता है और ग्राम पंचायत में वह वैतनिक सेवक हो, सर्वेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत में किसी ऐसे पद पर हो पहले से जिससे क्या मिलता हो उसे वेतन, फ्री में नहीं हो। यानी कि ग्राम पंचायत के किसी ऐसे पद पर हो जिसमें उसको क्या मिलता हो, वैतनिक माने वेतन, यानी कि पे मिलता हो, तो वह भी प्रधानी और मेंबर का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा, और जीत भी गया है तब भी क्या होगा, अयोग्य। फिर एक बार याद रखिए, चुनाव लड़ने से पहले की भी अयोग्यता है ये, और चुनाव जीत गए उसके बाद की भी, दोनों है। मैं फिर बता दूं, ये नहीं कि दिमाग स्थिर करके इसको समझना है। सी देखिए, वह किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न की स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि कुल मिलाकर सी में ये दिया गया है कि अगर ऐसा ग्राम प्रधान किसी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या ऐसे सेवा में हो, और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि यानी कि कुल मिलाकर अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें कुछ समस्या है भाई, यानी कि इसमें समस्या ये आती है कि कुछ जो अध्यापक हैं, जैसे कि आपका माध्यमिक के, जैसे कि आपका 9-10 में जो पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में 11-12 में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ने की चुनाव वो लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें शक नहीं है। जैसे आप सुने होंगे कि यह व्यक्ति हाई इंटर का आपका क्या है, मास्टर भी है और चुनाव भी लड़ गया, प्रधान भी हो गया, तो वो कानून अलग बना है। कई बार हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन आपका अभी भी विवाद चलता रहता है। तो जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त है। अब आइए इसी में आपका, अगर इंटर कॉलेज आपका पूर्ण सरकारी है जैसे GIC, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जो एडेड इंटर कॉलेज हैं, यानी कि जो सरकार से अनुदान या ग्रांट पाते हैं लेकिन उनकी स्थापना प्राइवेट व्यक्तियों ने किया है, तो ऐसे जो मास्टर हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से ही चुने जाते हैं, लेकिन ऐसे मास्टर प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो कानून अलग उतना नहीं देखना है। सी देखिए भाई, वह किसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से
दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है केंद्रीय सरकार की सेवा में था, स्टेट गवर्नमेंट की मैंने सर्विस करता था, नौकरी करता था, किसकी या तो केंद्र सरकार की नौकरी या किसकी राज्य सरकार की, या किसी स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम में था, नगर पालिका में नौकरी करता था, बिजली विभाग में जो भी हो, नगर पालिका नगर निगम हो गया, ये कौन से प्राधिकारी हैं? लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में था और उसे दुराचरण मतलब मिसकंडक्ट मतलब कि बुरा आचरण के आधार पर नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तो जब कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी या राज्य सरकार की नौकरी या स्थानीय प्राधिकारी की नौकरी से मिसकंडक्ट या बुरा आचरण या दुराचरण के कारण क्या कर दिया गया हो, टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त तो या रिमूव कर दिया गया हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति प्रधानी का या मेंबर का चुनाव लड़ने के योग्य होगा कि अयोग्य? योग्य नहीं होगा। लेकिन ये जो बर्खास्तगी के बाद अयोग्यता है, लास्ट लाइन बताया जाएगा अंत में, ये 5 साल तक चले। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह सरकार की सेवा से बर्खास्त हो गया है तो अब बर्खास्तगी के दिन से कितने दिन तक चुनाव नहीं लड़ेगा, तो याद रखिए कितने साल? 5 साल। ये लास्ट में बताया जाएगा भाई, अभी नहीं। इसी धारा में कहा ये दिया गया है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इस समय को कम कर सकती है, यानी कि 5 साल से पहले ही अयोग्यता को हटा सकती है, 3 साल, 2 साल, 1 साल। जैसे कि आपका एक अच्छा उदाहरण भाई बताया जाए, आपका लोकसभा का सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है, प्रधानी का चुनाव चल रहा है लेकिन कोरिलेशन देखिए, आपका जम्मू कश्मीर राज्य में आपका एक सैनिक था और वह सैनिक कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पतली दाल और जली हुई रोटी को वायरल किया कि सेना में यही चीजें मिलती। तो आपका जो सेना का नियम है ये कहता है कि अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करिए और इधर उधर या सोशल मीडिया पर ये सब न करें। तो अंत में उसको पहले निलंबित किया गया, फिर जांच हुई इंटरनल, यानी सेना ने जांच किया और अंत में उसे सेवा से बर्खास्त किया गया मिसकंडक्ट के कारण। अब जब चुनाव आया आपका तो वह जाकर बनारस में मोदी जी के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया, सपा ने सपोर्ट भी उसे किया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उसका पर्चा ही क्या कर दिया, खारिज। और ये कहा कि जब तुम दुराचरण के कारण सेवा से क्या हो गए हो, कि माने रिमूव हो गए हो, बर्खास्त हो गए हो, तो कितने साल तक चुनाव लोकसभा राज्यसभा का नहीं लड़ पाओगे? 5 साल। और अभी तो 5 साल बीता भी नहीं, पर्चा ही खारिज। इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ने के पहले में मिल गया तो पर्चा ही खारिज, और इसी तरह चुनाव जीत गए तब भी चुनौती दी जा सकती है कि इनका चुनाव इससे ग्रसित है, अतः इनको क्या किया जाए, हटाए। तो 5 साल वाला नियम चाहे राज्य सरकार तो प्रधानी के मामले में कम कर सकती है कि चलो 2 साल पर ही नियोक्ता समाप्त हो जाएगी, 6 माह पर ही हो जाएगी, और राज्य सरकार चाहे तो पूरी तरह क्या कर दे, नियोक्ता को समाप्त कर दे। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, राज्य। ये सांसद के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये किसके लिए, प्रधान और मेंबर। वो सांसद के लिए मैं केवल एक उदाहरण से समझाया कि वहाँ भी ये नियम चलता है। अगला देखिए भाई, आपका सी के बाद ये आपका ABC, डी हो गया, डी के बाद ई आई। उस पर ऐसी अवधि के लिए
जैसा नियत किया जाए। नियत कल बताया गया था। नियत का मतलब कि विहित, विहित का मतलब प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब हुआ नियमों द्वारा भी, यानी कि राज्य सरकार जो क्या बनाएगी नियम। भाई नियम कौन कौन कहाँ कहाँ बनाता है डिटेल में लिखवाया गया था। और आपका यूपीजे में भी निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है। 2 बार आपका प्रेस्क्राइब्ड पर बन चुका है। देखिए फिर एक बार फिर, उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाए, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, कर मतलब टैक्स या फीस या शुल्क या कोई अन्य देय बकाया, यानी कि बिजली का बिल बकाया हो, हाउस टैक्स बकाया हो, आपका ये कह सकते हैं, या हाउस टैक्स बकाया हो, इस इत्यादि कहा जाता है, या कोई टैक्स बकाया हो, तो ऐसी दशा में वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में उसके द्वारा ऐसा किया जाने की अपेक्षा किए जाने पर भी विफल रहा। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है और उस पर आपका सरकार का कोई टैक्स बकाया है, यानी कि कर बकाया है, या कोई फीस बकाया है या शुल्क बकाया है, तो जब तक कि वह कर, फीस या शुल्क जमा नहीं कर देता तब तक वह प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता और मेंबर का भी चुनाव नहीं। तो गांव में देखते होंगे जो लोग जिन पर बिजली का बिल और तमाम बकाया रहता है, आपका प्रधानी के पहले हर हाल में कर्जा लेकर या अपनी पत्नी का सोना बेचकर, नथुनी बेचकर, गहना बेचकर क्या करते हैं, पहले आपका जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पर्चा दाखिल करेंगे तो टैक्स बकाया है तो हो सकता है पर्चा ही क्या हो जाए, खाली, यानी कि प्राइमा फेसाई आपका कह सकते हैं कि बाहर हो गए दौड़ से। और इसीलिए गहना होना और खेत को बेच कर लोग पहले टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, जो भी बकाया हो, राजस्व यानी कि रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद पर्चा दाखिल करते समय उस सब कागज लगाते हैं, एनओसी लगाते हैं कि हमारे ऊपर कोई टैक्स बकाया नहीं। अब ये है कि मान लीजिए टैक्स या शुल्क या फीस बकाया थी और वह पर्चा दाखिल किया, चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद आपका जमा कर दिया, तो अंत में हम बताएंगे कि अगर बाद में भी जमा कर देता है तो ये अयोग्यता दूर हो जाएगी। यानी कि एक उपाय बताया गया है कि पहले नहीं जमा किए और तुम प्रधानी जीत गए तो प्रधानी के जीतने के बाद भी तुम क्या कर दो, जमा कर दो, तो ये क्षम्य है और तुम्हें अयोग्य नहीं माना जाए। आगे बताया जाएगा लास्ट। अगला देखिए, इसमें और है आपका एक पॉइंट और है, अगर वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत का कोई संपत्ति लिया है या अभिलेख या रिकॉर्ड या दस्तावेज रखा है और ये कहा गया उचित प्राधिकारी द्वारा कि आप इन संपत्तियों को और दस्तावेजों को हैंडओवर कर दीजिए और वह हैंडओवर नहीं कर रहा है, यानी कि जबरदस्ती क्या किया है, अपने पास अभिलेख माने जो रिकॉर्ड रहते हैं भाई उसको सौंपना पड़ता है, रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, तो वह चुनाव लड़ने के क्या माना जाएगा, अयोग्य। लेकिन जैसे ही वह आपका माने ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत या क्षेत्र पंचायत का रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जैसे ही दे देता है, हैंडओवर कर देता है, ये अयोग्यता अब बनी रहेगी कि दूर हो जाएगी, दूर हो गई। संपत्ति दे दिया तो दूर हो जाएगी कि बनी रहेगी, दूर हो गई। अगला देखिए, वह अनुन्मोचित दिवालिया हो,
यानी कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो, वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। अब आपको दिवालिया सब समझना है भाई। इंसॉल्वेंट या दिवालिया का मतलब क्या हुआ? दिवालिया का मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने उसे यह घोषित कर रखा है उसको कि अब यह अपने उधार को या कर्ज को या डेट को चुका नहीं सकता। अब एक उदाहरण देखिए दिवालिया का आपका। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा 1 करोड़ लिया है, जैसे कि विजय माल्या है, तमाम बैंकों का लेकर क्या किया है, भाग गया, तो विजय माल्या पर ही चला जाए। मान लीजिए ए बैंक वाला है और विजय माल्या के खिलाफ मुकदमा किया कि ये हमारा कर्ज लिए हैं और इनसे कर्ज हमें दिलवाया है, और मान लीजिए आपका 1 करोड़ ही माना जाए, और चलिए तो बहुत ज्यादा है, कितना हम उदाहरण देखें 1 करोड़। अब ऐसी दशा में जो विपक्षी है यानी कि विजय माल्या है, वह भारत के न्यायालय में आकर ये हाथ खड़ा कर सकता है और कह सकता है कि हजूर हमें दिवालिया घोषित किया जाए। क्या घोषित किया जाए? क्योंकि हम अपने पूरे ऋणों को चुकाने में असमर्थ हैं। हम अपने पूरे ऋणों को चुकाने में क्या है, असमर्थ। तो न्यायालय 1 माह का समय भी देता है, और अगर आपका भी कहता है कि हम दिवालिया हमें घोषित किया जाए, तो न्यायालय विजय माल्या को क्या घोषित कर सकता है, दिवालिया। जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्ति अब संपत्ति नहीं रह जाती, पूरी संपत्ति प्रापक यानी कि रिसीवर या लिक्विडेटर, यानी कि आप पढ़े होंगे कंपनी लॉ में परिसमापक, लिक्विडेटर को मिल जाती है। यानी कि एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, कौन सी नियुक्त कर दिया जाए, जो विजय माल्या की पूरी संपत्ति पर अब कब्जा कर लेगा, पूरी संपत्ति की देख रेख करेगा और न्यायालय के आदेश से वह पूर्व भी करेगा, मैंने सब संपत्ति ले लेगा, और प्लस क्या करेगा, विक्रय किया जाएगा नीलामी द्वारा, और विक्रय के बाद जो पैसा आएगा वह बैंकों में बांटा जाएगा। देखिए इसमें दिवालिया में आपका होता क्या है। मान लीजिए एक उदाहरण देखा जाए, ए, बी और सी तीनों ने मान लीजिए डी को उधार दिया था। ये दूसरा उदाहरण देखिए सही रहेगा, एक क्वेश्चन भी हमें बनाना है। ए, बी तथा सी तीनों ने किसको उधार दिया था, डी। अब आपका रकम बना लिया जाए। ए ने 100 रुपया उधार दिया, बी ने 50 रुपया दिया है और सी ने भी क्या 50, यानी कि टोटल उधार कितना हो गया 200। बी अपने को दिवालिया घोषित करा देता है न्यायालय से, तो पहला प्रभाव होगा कि अब कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, न तो विधानसभा, न विधान परिषद, न आप कह सकते हैं लोकसभा, न राज्यसभा, न मेंबर का, न प्रधानी का। अब कोई चुनाव लड़ने की इनकी हैसियत खत्म हो गई कि बची हुई है, खत्म। अब कोई संपत्ति न तो खरीद सकते हैं और न ही बेच सकते हैं। क्यों? यानी कि सिविल संविदा करने के दिवालिया अयोग्य हो जाता है, संविदा नहीं कर पाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी आपका एक नियुक्त किया जाएगा रिसीवर या लिक्विडेटर, उसके हाथ में जाएगी। तो मान लीजिए डी की प्रॉपर्टी पूर्व की गई और जब्त की गई, और डी की प्रॉपर्टी जब जब्त की गई, बेची गई, तो कितना पैसा आया 100। अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए, उधार कितना था 200 और बेचने से आया कितना 100। भाई क्या किया जाए अब? तो आपका जैसे कि पंजीरी बांटी जाती है, यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी चिन चिन के दे, तो उसी प्रकार आनुपातिक वितरण होगा, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यही झारखंड में क्वेश्चन बना था, बहुत कठिन क्वेश्चन, कि सीपीसी की धारा में
आनुपातिक वितरण का प्रावधान किया गया है, तो वह सेक्शन है सीपीसी का 73। कौन सी धारा? तो अब आइए भाई, अनुपातिक वितरण में जो ज्यादा उधार दिया है ज्यादा पाएगा, तो 50 रुपया तो ए पा जाएगा 100 रुपये में, और बी कितना पाएगा 25 रुपया, सी कितना पाएगा, तो आनुपातिक वितरण होगा। अब आप कहेंगे कि ए का तो 50 रुपया डूब गया, बी का कितना डूब गया 25, और सी का कितना डूब गया 25। यही होता है आपका दिवालिया में, डूब जाता है। कंपनियां जो उधार लेती हैं अरबों, और अंत में हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास है नहीं, कहाँ से मैं दूं, अंत में दिवालिया हो जाएगी। ये एक आपका माइनस पॉइंट है। बैंकों का अरबों रुपया ऐसे ही डूब जाता है भाई, मैं बता दूं। और विजय माल्या में कई 100 करोड़ रुपया फंसा है, और एक पैसा वो दे नहीं रहा है। ये नियम अपनाया जा सकता है, लेकिन बहुत समय लगता है। एक इसमें दिक्कत क्या है कि समय लगता है, इतना आसान नहीं है। तो 73 आइए देखा जाए कि इसका मतलब ये हुआ, एक लाइन आपका ग्राम पंचायत में बैठ हुई है कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया था तब भी चुनाव लड़ने के योग्य और प्रधान बन गया, उसके बाद दिवालिया घोषित हो गया, तब भी उसकी प्रधानी बची रहेगी कि चली जाएगी। लेकिन प्रधान बनने के बाद व्यवहार में कहाँ लोग दिवालिया होते हैं। 6 माह में स्कॉर्पियो आ गई, बोलेरो आ गई, तो आपका दिवालिया कहाँ होंगे। और धनवान होते हैं कि दिवालिया हो जाते हैं, धनवान वाले हो सकता है, लेकिन बाद में तो कम ही चाहते हैं हमारे हिसाब से। अब वो अलग बात है कि हो जाए अपना। देखिए आगे भाई, आपका अगला पॉइंट देखिए, वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधान था और प्रधानी के चुनाव के पहले ही वह किसी अपराध के लिए सजा पाया था, तो ऐसी दशा में वह प्रधानी का चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। लेकिन ये अयोग्यता आपका कब तक रहेगी, तो प्रधानी के चुनाव जब वह जेल भुगत चुका है उसके 5 साल तक। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 5 साल की सजा दी गई, जेल में रहा, तो जब जेल से छूटेगा 5 साल बाद, तो और 5 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इस अयोग्यता को क्या कर सकती है, समय कम, ये भी याद रखें, कौन कम कर सकती है। दूसरा नियम देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रधान चुन लिया गया और उसके बाद न्यायालय ने उसे किसी अपराध के लिए आपका दोष सिद्ध किया, जिसमें और अपराध ऐसा था जिसमें नैतिकता का भी उल्लंघन हो रहा, तो ऐसी दशा में अब उसे प्रधान रहना है कि हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा, क्योंकि सजा याफ्ता व्यक्ति अब प्रधान नहीं रहेगा। फिर इसको समझिए, अगर प्रधान का चुनाव जीत गया और प्रधानी के पद पर रहते हुए उसे किसी न्यायालय ने किसी अपराध के लिए क्या दे दिया है, सजा, तो ऐसी दशा में अब उसका प्रधानी का पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी दशा में वह क्या हो गया, योग्य की निर्योग्य, डिस्क्वालीफाई। अगला देखिए भाई, अगला पॉइंट, उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दंड दिया गया है। यानी कि एसेंशियल सप्लाई होता है आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि एसेंशियल आपका गुड्स एक्ट 1955 बना है। इसके बारे में थोड़ा समझिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बना है और उसमें आपका कुछ नियम कायदे हैं। आपका ये है कि जो समाज के लिए, जनता के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं,
आवश्यक चीजें हैं उसकी जमाखोरी आप नहीं करें। और इसी का लाभ व्यापारी उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दाल ही है, व्यापारी क्या करे, आवश्यक पेट्रोल हो गया, पानी हो गया, आपका कह सकते हैं कि और भी सामान हो गया जो रोजमर्रा के लिए प्रयोग हो रहा है, ये आवश्यक वस्तुएं हैं। आवश्यक वस्तुएं मतलब कि जिसके बिना हम उचित जीवन वर्तमान में जी नहीं सकते। तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यापारी, भाई मान लीजिए प्याज का दाम बढ़ गया और लोग आपका लाखों किलो या लाखों टन प्याज गोदाम में भरे हैं या घर में छुपा दिए हैं, तो सरकार ने आदेश दिया कि इतने से अधिक प्याज आप घर में नहीं रखेंगे, आवश्यक वस्तु है, और आपका इसको बाहर निकालिए, बेचिए मार्केट में। तो जैसे ये इकोनॉमिक्स का भी नियम है कि अगर वस्तुएं कम है तो कीमत ज़्यादा, और वस्तुएं ज़्यादा तो कीमत क्या होगी, कम। तो सरकार भी प्रयास करती है कि प्याज हुआ, दाल हुआ, इत्यादि हुआ, ये मार्केट में आए, और मार्केट में आने से इनकी कीमतें क्या होंगी, कम। लेकिन कोई व्यक्ति जमाखोरी किया है और सरकार ने निर्देश दिया और उस निर्देश का पालन नहीं किया, तो वह दंड का क्या होगा, भागी होगा। और अगर कितना दंड पा लिया है तो प्रधानी का मुंह नहीं देख पाएगा, 3 मास या उससे अधिक का दंड। यानी कि इस कानून के तहत कितना दंड पाया, 3 मास या उससे अधिक का दंड, तो प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं। और प्रधानी का चुनाव जीत भी गया तो इस आधार पर कि ये सजा पाया है, हटाया जा सकता है। लेकिन फिर वही आया कि राज्य सरकार जाने तो इसकी निर्योग मैंने 3 सजा तो नहीं, आपका अलग नियम है। ये निर्योग्यता कब तक रहेगी, 5 साल। लेकिन राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है, कम, बताया जाएगा लास्ट। अगला देखिए भाई, उसे एसेंशियल सप्लाई एक्ट 1946 या यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई एक्ट 1947 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दंड दिया गया। इसका मतलब कि 2 कानून दिए गए, उन कानूनों के तहत कोई आदेश दिया गया और ऐसा व्यक्ति उस आदेश का क्या किया है, उल्लंघन, और उस उल्लंघन के कारण उसे सजा दी गई। लेकिन यहाँ सजा 3 माह नहीं, यहाँ कितने से अधिक, अब 2 सजाएं हैं यहाँ, या तो 6 मास से ऊपर की सजा दी गई हो या निर्वासन का दंड। अब निर्वासन थोड़ा समझना है, या तो 6 माह का अधिक का दंड दिया गया हो तब वह अयोग्य होगा। लेकिन कितने साल तक अयोग्य रहेगा, 5 साल। नियम चलते रहे, लास्ट में वो लिखा है, लेकिन अभी बताना सही रहेगा, लास्ट में फिर मैं एक बार बताऊंगा। और या तो उसे निर्वासन, निर्वासन का मतलब कि निष्कासित करना। निष्कासित करने को आपका थोड़ा इतिहास इसका देखिए तब बताया जाएगा। जब आईपीसी बनी थी तो उस समय आपका आजीवन निर्वसन या काला पानी या देश निकाला या समुद्र के पार भेजने का भी दंड था। और ये माना जाता था कि समुद्र के पार दूसरे देश में भेज दिया गया तो ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड माना जाता था, क्योंकि अब अपने परिवार और रिश्तेदारों से वह कभी जीवन में मिल नहीं पाए। तो आपका अंग्रेज जब थे तो ये भी नियम अपनाते थे, जो अपराधी थे, जो आपका कह सकते हैं कि क्रांतिकारी थे, उन सबको देश निकाला का दंड दिया जाता था। किसी को मॉरिशस भेजा गया, किसी को सिंगापुर, किसी को थाईलैंड, मैंने तमाम जगह अंग्रेज भेजते थे। और भारत के लोग कई जगहों पर आज अच्छे अच्छे उनकी पीढ़ियां पोस्टों पर हैं। आपका मॉरिशस के तो पीएम भी थे, भारत के अपना गांव खोजने आए थे,
कि हमारा गांव पुरखों का कहाँ था। तो भाई लिस्ट निकालने पर मिल ही जाएगा डीएम ऑफिस से, मिल जाता है। अब वो है कि भाई 200 साल 150 साल 100 साल पहले गए थे लोग, 200 साल, अब वहाँ उनकी पीढ़ियाँ यानी कि लड़के पोते होंगे, अब वो लोग तो मर ही गए। तो आते हैं लोग भाई कभी काल आपका कि हमारा गांव किधर है, थोड़ा देख लें हमारे पूर्वजों का, तो कई बार आते हैं लोग। तो अंग्रेज ये सजा देते थे। जब भारत आजाद हो गया तो इस सजा को 1949 ईस्वी में समाप्त किया गया और एपीओ मेंस में भी आया था, यानी कि आईपीसी की धारा 53A में आजीवन निर्वसन को यानी कि काला पानी या देश निकाले को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, आजीवन कारावास। ये मेंस में भी यूपीएससीओ 2015 में आया। अब आजीवन निर्वसन का जो दंड था आईपीसी की धारा 53 के किस क्लास में था वो पूछा जाता है, तीसरे में था। किसमें और कब निश्चित किया गया, बीएचयूएलएलएम में पूछा गया तो 1949 ईस्वी में क्या किया गया, इसे निश्चित रिवील समाप्त किया गया। तो वर्तमान में आईपीसी के तहत 6 दंड नहीं है, कितना दंड है, 5। तो कौन सा दंड हटा दिया गया है, काला पानी या आजीवन निर्वसन। लेकिन फिर एक बार बैठो ये ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत ये कहती है कि भाई 2 कानूनों के तहत या तो 6 माह से अधिक का दंड दिया गया हो या क्षेत्र बदल किया गया हो। मैंने निर्वासन का मतलब कि क्षेत्र बदल का मतलब कि अब इस क्षेत्र में इतने दिनों तक तुम प्रवेश न कर। तो भाई उसी को क्षेत्र बदल कहते हैं। न्यायालय कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं भाई। जैसे आपका मैंने और पढ़ाया जाएगा आगे, SC/ST एक्ट आया, उसमें भी आपका क्षेत्र बदल का प्रावधान है। क्षेत्र बदल कहा जाता है, निष्कासित कर देना। किस जिले में क्या करना, 2 साल तक एंट्री न करना, दिखाई न देना, बाहरी जिले में रहना। एक और उदाहरण बता दिया जाए ताकि दिमाग में बैठे कि आजीवन निर्वसन का मतलब क्या होता है। जैसे अमित शाह जी हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भाई क्षेत्र बदल नहीं पूरे राज्य से बदल कर दिया था कि आप 2 साल तक गुजरात के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, और 2 साल तक गुजरात में नहीं आपका प्रवेश किए तो किसने आपका कह सकते हैं राज्य बदल ही कर दिया था, राज्य से बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। वो अलग बात है कि भाई सरकार बन गई, अब तो भाई कह सकते हैं कि दाहिने हाथ में, वो अलग बात है। तो अलग बात है कि अब तो भाई पूरी ताकत आपका रखते ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई आपका निर्वासन का दंड। अगला देखिए, उसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया। यानी कि चूंकि यूपी का नाम आपका पहले संयुक्त प्रांत था और संयुक्त प्रांत अधिनियम माने आपका आबकारी जो ये नशे वाला नारकोटिक्स होता है भाई, आपका जो ये मादक पदार्थ होता है, याद रखिए, न समझना है आपको। आपका आबकारी का मतलब शराब इत्यादि वाले, तो आबकारी विभाग भी है यूपी में। यानी कि आबकारी अधिनियम 1910 का वह उल्लंघन किया हो और उस उल्लंघन के कारण उसे कितनी सजा मिली हो तो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सजा याद रखिए कितना, 3 माह से अधिक के कारावास। यानी कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के तहत अगर वह 3 मास से अधिक की सजा पाया है तो 5 साल तक अब चुनाव लड़ने के क्या होगा भाई। अगला देखिए, इसको रखना है भाई और कोई उपाय नहीं। उसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1900 आपका 85, इसको कहते हैं एनडीपीएस एक्ट। इसको क्या कहते हैं, एनडीपीएस। देखिए इसी एक्ट में जिस तमाम आपका
फिल्मी स्टार फंसे हैं। मैं बता दूं, जो ये 2 बूंद का मामला है या आपका 2 गज का मामला है, कि लाइए 2 गज, तब हम क्या करेंगे, खुलकर गाना गाएंगे, खुलकर डांस करेंगे, मीका हो जाएंगे, वो भी लेता है। हाँ, और आपका ये कौन है, पाल भाई नाट्य, क्या नाम है इनका, हाँ अर्जुन रामपाल, ये भी पकड़ा गया है, इसके घर भी पाया गया। यानी देखिए, बता दिया जाए आपका फिर एक बार, एनडीपीएस एक्ट जो है आपका, ये बहुत खतरनाक एक्ट है। मैं बता दूं, इसमें जल्दी जमानत नहीं होती अगर ज्यादा आपका, तो जो मादक पदार्थ हैं, अगर कोई व्यक्ति उसका उत्पादन करता है, अपने पास रखता है, दूसरे से मंगाता है, दूसरे को डिलीवर करता है इत्यादि, सब उतना नहीं बता सकते, तो इस कानून के तहत वह दंड का क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत दंड का भागी हुआ है और किसी भी का दंड से दंडनीय हुआ, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का या 10 साल का, उससे मतलब नहीं है, तो वह चुनाव लड़ने के प्रधानी के योग्य होगा कि अयोग्य, अयोग्य। यानी कि शराब की तस्करी, अफीम की तस्करी, आपका चरस की तस्करी, हीरोइन की, आइस की इत्यादि, ये सब न करिए। और फिल्मी स्टार सब इसी में, आजकल फिल्में कहाँ बन रही है, आजकल तो सब परेशान है, 1-1.5 साल से सब परेशान है कि कब एनसीबी आपका इस पर अटैक कर दे, कोई भरोसा नहीं। यानी कि आपका अगर किसी मामले को मोड़ना है तो उसको दूसरा रूप दे दीजिए। देखिए 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, सामाजिक उदाहरण, जैसे कि किसान आंदोलन को ध्वस्त करना है, तो इतनी पुलिस लगी है, आप सोचिए, और दिल्ली में, दिल्ली की पुलिस सबसे हाईटेक मानी जाती है, इतने आप इजाजत ही क्यों दिए, पहले नहीं आप इजाजत ही नहीं देते भाई, किसानों को मार्च की क्या हो सकता है, ट्रैक्टर मार्च। दूसरा, जब इजाजत दे ही दिए तो इस बात की पूरी संभावना थी कि किसान हंगामा करेंगे, तो आपके पास सैनिक हैं, बल है, अर्धसैनिक बल है, उतना बल पहले ही क्या रखते वहाँ, किसान 1000 थे तो 4000 सैनिक आप रखते भाई, ये भी तो है। और तीसरा, जब हंगामा हो गया तो उसके बाद अब देखिए किसान आंदोलन ध्वस्त हो जाए, एक नीति होती है सरकार की, थोड़ा ये लोग हंगामा कर लें और उसके बाद कानून का हंटर हम चला देंगे, तो अपने आप ये सब क्या हो जाएंगे, शांत, और किसी बिल का विरोध ही नहीं करेंगे। एक नीति होती है सरकार का कि करो हंगामा, और आपका उसके बाद हम हंगामा करेंगे तो तुम्हारा आंदोलन क्या करेंगे, रात में लठिया के भगा देंगे सबको, जैसे रामदेव को भगा दिया गया, और सब किसान चले जाएंगे घर। अब यही सरकार 2-4 दिन में करेगी, बस सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अड़ंगा डाल रहा है, नहीं तो अब तक कर दे, लठिया उठिया के पुलिस बहुत फोर्स लगे है ज्यादा। तो उसी प्रकार आपका फिल्मी जगत में भी यही चल रहा है कि आपका फिल्में कम बन रही हैं और हंगामा ज्यादा है। अब हर एक आदमी डर रहा है कब हमें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाए, चाहे दीपिका पादुकोण हो या कोई भी हो। इसमें देखिए कोई इसमें शक सुबह की बात नहीं है कि फिल्मी जगत में 90% लोग आपका कह सकते हैं कि ये सब लेते हैं, या तो चरस ले, गांजा ले, आपका अफीम ले, इसमें कोई शक नहीं। 1% भी, 10% ही लोग जो जो आपको दिखाई देता है आडंबर, वह केवल आडंबर है, वास्तविकता कुछ और होती है, मैं बताता हूँ। और वास्तविकता है कि 90% लोग इस जंजाल में फंसे हैं, और लाख एनसीबी करे वो रुकेगा नहीं भाई, वो तो अलग बात है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ग्राम पंचायत में बैठ हुई, अगर किसी व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत शॉर्टकट में बता रहे हैं, कोई भी सजा दी गई हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 साल, 5 साल, उससे मतलब नहीं है, तो वह प्रधानी का चुनाव लड़ने और प्रधान होने के अयोग्य होगा। यानी कि चुनाव लड़ता है तो पहले तो पर्चा ही हो सकता है खारिज हो जाए,
और अगर जीत भी गया, मान लीजिए पर्चा खारिज नहीं हुआ, जीत गया और बाद में दंड पा लिया और उस समय सही था, तब भी उसकी प्रधानी चली जाएगी। आपका ये याद रखिए। अगला देखिए भाई, एनडीपीएस के बाद आपका उसे निर्वाचन संबंधी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया, यानी कि इलेक्शन से संबंधित अपराध के लिए अगर उसे सजा दी गई हो तो ऐसी दशा में वह प्रधानी और मेंबर का चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव लड़के जीत भी जाता है तो उसके बाद भी उसे क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। अब इलेक्शन संबंधी अपराध क्या है, ये कहाँ दिए गए हैं, थोड़ा डिटेल में देखना है। तो बताइए, आईपीसी में निर्वाचन संबंधी अपराध दिए गए हैं और आपका 171 ए से लेकर 171 जी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जी है आईपीसी में, देखिए उससे मतलब नहीं है। 171 ए से लेकर और तमाम अपराध आपका निर्वाचन संबंधी दिए गए। फिर एक बार याद रखिए, आईपीसी में सीमित प्रावधान है आपका जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बना है और उस कानून के तहत भी कुछ अपराधों का उल्लेख किया गया, जैसे कि आपका आचार संहिता का उल्लंघन किया इत्यादि, या लोगों को कह सकते हैं कि धमकाया कि हमें वोट देना, लोगों का आपका धन दे दिया कि लालच, जैसे गांव में होता है खूब अब शराब बांटी जा रही है कि रोज शराब पियो और शराब पीने के बाद क्या करना, वोट प्रधानी का हम ही को देना। तो ये सब अवैध है, लेकिन अवैध काम गुप्त रूप से क्या हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर एक लाइन हुआ कि अगर इलेक्शन से संबंधित कोई व्यक्ति अपराध किया था और उसे सजा दे दी गई है तो ऐसी दशा में याद रखिए, अब वह न तो मेंबर का चुनाव लड़ पाएगा और न ही प्रधानी का, वह क्या हो जाएगा, अयोग्य। लेकिन सजा बीतने के बाद अयोग्यता कितने साल तक रहेगी, 5 साल, और राज्य सरकार चाहे तो इस समय में 5 साल में क्या कर सकती है, तब। अगला देखिए भाई आपका, उसे संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोक्ता का निवारण अधिनियम 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया। यानी कि 2 कानून दिए गए हैं। फिर पहला संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोक्ता का निराकरण अधिनियम 1947 और दूसरा सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इन कानूनों के बारे में पहले हल्का सा जानिए तब बताइए। ये जो दोनों कानून है, ये दोनों कानून आपका समाज में छुआछूत या अस्पृश्यता को मना करते हैं कि आप न तो छुआछूत करिए न अस्पृश्यता करिए, यानी कि बहुत व्यापक वे हैं, लेकिन 2-3 एक 2 उदाहरण ही हम बताएंगे। अस्पृश्यता आपका अनुच्छेद 17 के तहत रोकी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 17 के तहत कि अस्पृश्यता मना किया जाता है, ये दूर किया जाता है, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वह संसद माने वह कानून के अनुसार क्या होगा, दंड। तो क्या कानून बना है कि नहीं छुआछूत के लिए? बना है, तमाम कानून। और सबसे महत्वपूर्ण कानून है सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955। देखिए इसमें थोड़ा बताना है, 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। देखिए इसका जो नाम था 1955 में जब कानून बना तो ये नाम नहीं था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था, लेकिन 1976 ईस्वी में इसके नाम में परिवर्तन किया गया और कुछ संशोधन भी किया गया, और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का ही कानून का नाम बदलकर
अब क्या रख दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1925। और इसमें ये है कि अगर कोई छुआछूत करता है या विभेद करता है तो इत्यादि है, अब उतना नहीं जानना है, तो ऐसी दशा में वह सजा का हकदार होगा। और एक बार सजा पा लिया इस कानून के तहत तो कितने साल तक का प्रधानी का मुंह नहीं देख पाएगा, 5 साल। याद रखिए, क्योंकि ये समाज मने कह सकते हैं ये 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन फिर वहीं की राज्य सरकार इस समय को क्या कर सकती है। अगला ये देखिए भाई आपका, उसे धारा 95 की उपधारा 1, तो 95 बताया जाएगा। अब इसको यानी कि इसका मतलब एक लाइन यहाँ, क्योंकि 95 अलग से हमें बताना है। अगर उसे इस अधिनियम की धारा 95 के तहत राज्य सरकार द्वारा उसके पद से मिसकंडक्ट के कारण रिमूव कर दिया गया हो, बर्खास्त कर दिया हो, या राज्य सरकार ने उसकी सेवा क्या कर दी हो, समाप्त, यानी कि प्रधानी के पद से कौन हटा दिया हो, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार हटा दी है तो कम से कम 5 साल तक वह चुनाव अगली प्रधानी या मेंबर का नहीं लड़ पाएगा। लेकिन फिर वही समय कि राज्य सरकार चाहे तो इस समय को क्या कर सकती है, प्रधानी के अधिकार पर भी लोग लगवाते हैं। गांव का कोई पहुंच गया लखनऊ, जाकर शिकायत किया, जदूरी प्रधान तो इतना घोटाला कर दिया है, इसको बर्खास्त किया जाए। तो प्रधान जी को एक तो अधिकार पर पहले रोक लगाई जाती है, जब एक भी पैसा आप निकालेंगे नहीं, उसके बाद जांच होती है और जांच में अगर सही पाया जाए तो प्रधान जी को राज्य सरकार क्या कर सकती है, उनके पद से हटा सकती है। बहुत बड़ा पावर है। अगला देखिए आपका, अंत में देखा जाए भाई, प्रतिबंध यह है कि आपका खंड कर सकते हैं। देखिए आपका 5 साल वाला नियम, खंड D, F, G, H, I, J, K, L और M में जो अयोग्यता होगी वह कितने दिन के लिए होगी, लगातार बताया जा रहा है। कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो 5 साल पहले ही इस समय को कम कर सकती है। ये तो लगातार बताया जा रहा है कि राज्य सरकार चाहे तो 5 साल पहले ही इस अयोग्यता को क्या कर सकती है, हटा सकती है। इसीलिए मैं लगातार समय बताता रहा। और ये कहाँ टैक्स वाले मामले में बताइए तो बता गया था कि अगर टैक्स बकाया है तो प्रधान का चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर टैक्स बकाया है, पर्चा भर दिया और आपका जीत गया और जीतने के बाद तुरंत जमा कर दिया तो अब सही माना जाएगा कि गलत, सही, यानी बाद में भी तो जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आपका ये प्रावधान समाप्त हुआ कि प्रधान को उसके अयोग्यता के आधार पर कैसे हटाया जाए। इसके बाद आपका दूसरा प्रावधान छोटा ही प्रावधान है, वह धारा 14 निकालेंगे, वो भी समाप्त कर दिया जाए भाई। मेंस में खूब पूछा जाता है, छोटा ही प्रावधान है, सेक्शन 14 निकाल लीजिए भाई, ये भी निपटा दिया जाए। तब तो अभी है समय, 10-15 मिनट में निपट जाएगा। देखिए 10-12 दिन में निपट जाना चाहिए, कानून का ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए आपका सेक्शन 14, प्रधान का हटाया जाना, ये भी याद रखिए। बहुत मैंने यहाँ से आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, जेस में और जे मेंस में भी अच्छे से बनता है। देखिए आपका प्रधान का हटाया जाना, तो पहला खंड है कि ग्राम सभा, भाई जिनके डायरेक्ट में गलती हो सुधार कर ले तो, मैंने जिनके पास अगर बेयर एक्ट है और आपका ग्राम पंचायत लिखा है तो वहाँ सुधार कर लें, ग्राम सभा बना लें। एक बार देख लीजिए तो सेक्शन 14 में यानी कि धारा 14 में प्रधान का हटाया जाना
अगर आपका ग्राम पंचायत खंड 1 में लिखा है तो वह ग्राम पंचायत नहीं बल्कि क्या है, ग्राम सभा। इंग्लिश वर्जन सही लिखा है। देखिए बैरक में भी गलती हो सकती है, सीआरपीसी में भी 4-5 गलतियां मैं सुधरवाया था और इधर भी कुछ गलतियां मैं जो होगी उसको सुधरवाया जाए। उसको भाई नहीं, अब जो नहीं जानते हैं लोग अपना ग्राम पंचायत ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं क्या है, ग्राम सभा। देखिए प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा। पहला खंड देखिए, ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जाए। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा प्रधान को कैसे हटा सकेगी, तो 3-4 इसको तोड़ लीजिए बैरक को। सबसे पहले इसके लिए विशेष बैठक बुलाई जाए। दूसरा है इस विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी, कम से कम 15 दिन। तीसरा है कि बैठक होगी और ग्राम सभा उस बैठक में प्रधान के विरुद्ध प्रस्ताव पास करे, लेकिन कितना से पास करे, आपका बहुमत की 2/3 बहुमत। बस याद रखिए, आपका हो गया ग्राम सभा हटा दी। फिर एक बात समझिए, ग्राम सभा हटा सकती है किसको, प्रधान। तो पहला नियम आया कि इसके लिए कैसी बैठक बुलाई जाएगी, स्पेशल बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी, 15, और 15 दिन पहले दी जाएगी। जब बैठक हुई तो ग्राम सभा आपका कितने से प्रस्ताव पास कर दे, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कितने से, 2/3 से। तो प्रधान का पद अब बने रहेंगे कि रिक्त हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए 5 मिनट का है। 1A देखिए, धारा 14 1A। धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से होगी। इसका मतलब कि कोरम बैठक का क्या होगा, तो ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं कम से कम उसका 1/3 सदस्य बैठक में हाजिर हों, तभी बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बताइए, प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई गई है उसका कोरम कितना होगा, गणपूर्ति कितनी होगी, यानी कि ग्राम सभा के कम से कम कितने लोग उपस्थित बैठक में रहेंगे, तभी बैठक आगे बढ़ेगी, कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो कितना, कम से कम 1/3। अब जैसे कोरम आया, तुरंत आपका कोरम के लिए आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद भी पढ़ लेना है। बताइए लोकसभा का कोरम क्या है, यानी कि कम से कम कितने % सांसद लोकसभा में रहेंगे तो चलेगी, 1/10, यानी कि 10%। कितना, 1/10। इसी प्रकार आपका कोरम पूछा जाता है आपका, जब ये आगे पढ़ाया जाएगा, न्याय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोरम कितना है, तो वहाँ 9 न्यायाधीश, कम से कम 9 जज रहेंगे तो न्यायालय गठित होगा। कहाँ, आपका ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब पूछ ले कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए कोरम क्या है, कितने, कम कहाँ 5 लिखा है, अगर कहीं लिखा तो बताइए। वो तो केवल 2 ही तो मामले हैं कि कम से कम 5 जज। कोरम का कहीं उल्लेख नहीं है कि बता दिया जब है। देखिए हल्का सा मिस्टेक हुआ तो फिर एक बार को उल्लेख करके बताया जाए। उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने जज रहेंगे, तो उच्चतम न्यायालय कार्य करेगा, इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं। लेकिन अनुच्छेद 145 में 2 ऐसी स्थितियां जरूर हैं
जहाँ की कम से कम 5 जज होंगे तभी कार्यवाही हो। पहली स्थिति है यदि संविधान का इंटरप्रिटेशन या निर्वचन या व्याख्या करनी हो, और दूसरी कंडीशन है आपका यदि भारत के राष्ट्रपति ने 143 अनुच्छेद के तहत 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी या सलाह मांगी, तब कम से कम कितने जज सुनवाई करेंगे इस मुद्दे पर? 5। अन्यथा अन्य जगह कहीं कोरम का उल्लेख नहीं। ये 2 जगह है कोरम। आप सीमित दायरा कर सकते हैं कि यहाँ कम से कम कितना का कोरम? 5। सीमित दायरा कर सकते हैं, इसमें शक नहीं है। आइए आगे देखा जाए। आपका अगला नियम ये आया, आपका दूसरा खंड देखिए। प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, यानी कि 2 साल तक प्रधान जी सेफ रहेंगे, ग्राम सभा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यानी कि 5 साल का कार्यकाल है, जीत गए तो तुरंत बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आपका मैंने 2 साल के अंदर तो बुलाई ही नहीं जाएगी, यानी कि 2 साल पूरी तरह सेफ हो गए प्रधान जी। 2 साल यानी कि प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के 2 साल के अंदर नहीं बुलाई जाएगी, यानी कि सेक्शन 14 लागू होगा। तो कब लागू होगा? जब जीते हुए कितना बीत गया हो, 2 साल, ताकि भाई बार बार ये ना हो कि तुरंत जीता तुरंत फिर ये किया जाए। 2 साल पर 1 साल था बढ़ा दिया गया, वो अलग बात है। अगला देखिए, यदि बैठक में गणपूर्त के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका है या बहुमत ही नहीं हो पाया कि पास किया जाए प्रस्ताव, तो अगली बैठक अब 1 साल बाद ही बुलाई जाएगी। अब नियम बनाइए तो थोड़ा। पहला नियम ये आया कि कोई भी बैठक चुनाव के कितने दिन के अंदर नहीं बुलाई जाएगी? 2 साल, यानी कि इसका यानी कि 2 साल बाद ही बुलाई जाएगी। बैठक बुलाई जाएगी तो उसमें कोरम देखा जाएगा, और कोरम आपका कितना होगा? आपका 1/3। कितना होगा गांव सभा का? 1/3। अब कोरम पूरा ही नहीं हुआ, यानी कि 1/3 आपका ग्राम 1/3 भी लोग नहीं आए, या कोरम पूरा था, प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, यानी कि प्रस्ताव गिर गया। प्रधान जी आपका कह सकते हैं कि प्रधान जी सक्रिय हो गए थे और पूरा लालीपाप देकर अपनी ओर मैंने जुगाड़ कर लिए, तो प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया या कोरम ही नहीं हो पाया। तो जब प्रस्ताव विफल हो गया या कोरम के अभाव में आपका बैठक स्थगित हो गई, तो आप लोग बताइए अब प्रधान को हटाने की अगली बैठक अब इसके कम से कम कितने दिन बाद ही बुलाई जाएगी? 1 साल। यानी कि अगर गणपूर्त या कोरम के अभाव में बैठक स्थगित या प्रस्ताव विफल, तो ये नहीं कि दूसरे दिन की प्रस्ताव ला दीजिए, कम से कम कितने दिन अब इंतजार करना पड़ेगा? 1 साल। और 1 साल पड़ गया, 3 साल टोटल हो गया। 2 साल तक लाया नहीं जा सकता, लाया गया प्रस्ताव ही या तो गिर गया या कोरम पूरा नहीं हुआ। तो अब कोरम पूरा नहीं हुआ या प्रस्ताव गिर गया, तो उसके 1 साल बाद ही अब प्रधान को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और अंतिम देख लीजिए आपका चौथा खंड है। इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक में अनुसारित या फॉलो की जाएगी, वही होगी जो नियत किया जाए। ये नियत यानी कि कैसे बैठक होगी, बैठक की प्रक्रिया क्या होगी, ये भाई क्या ये नियम कैसे अपनाया जाएगा, जो नियत किया जाए और कल ही प्रेस्क्राइब्ड या विहित या नियम बनाया गया। बताइए कौन नियम बनाएंगे इसके लिए? राज्य सरकार। कौन नियम बनाएगी? राज्य सरकार की। कैसे ये सब होगा?
तो इस प्रकार कैसे तो इसको लिखवाया जाएगा तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन दिमाग में बैठाए तो रहिए वो भाई रट्टा, ये आप रट्टा मार कर नहीं दे सकते। अब ये आप सोचे कि हम एक एक शब्दों को रट डालें, एपीओ में भले हो सकता है, ये में भाई संभव नहीं। तो प्रयास ये करिए, मैं अभी से सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपका 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में यूपीजे की वैकेंसी आ जाएगी, और जिसको देना है इस बार भाई अब समय ना गवाएं। आपका लोकल भी शुरू हो गया, मेजर भी चल रहा है, पूरे तन मन से लग जाए अभी से। आपका बिहार एपीओ का 4 सब्जेक्ट मैंने लोग पढ़ ही रहे हैं, तो 4 सब्जेक्ट ओजे में आप लोग घर पे ना पढ़िए, उसी को अच्छे से तैयार करिए। जो लोग दे रहे हैं बिहार एपीओ आपका इधर पढ़िए, और जो मैंने सब्जेक्ट हैं, और इसके बाद आपका टीके हुआ, इत्यादि हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, ये सब लगाया जाएगा। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर सीबीसी चलेगी भाई। क्लास आपका वही 12:15 साढ़े 12 तक चलेगा, मैं बता दूं डेली। तो क्या आपको आप खींचना है ज़्यादा, वैकेंसी आ जाएगी तो दबाव ज़्यादा हम पर